जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 19 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो अभी जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 जारी किया गया है उसमें भारत की रैंक 38 है। इस इंडेक्स को किसने जारी किया है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के द्वारा इसे जारी किया गया है। इस सूचकांक की शुरुआत 2007 में हुई थी। इस इंडेक्स में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि कौन सा देश अपने संसाधनों के अनुपात में कितना नवाचार या इनोवेशन कर रहा है। यानी हम सीधी बात ये समझें कि इस इंडेक्स में इस बात का पता किया जाता है कि कौन सा देश कितना इनोवेशन कर रहा है। दोस्तों, भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। 2015 में भारत की रैंक 81 हुआ करती थी, अब 38वें स्थान पर पहुंच गया है। अगर हम टॉप 3 कंट्री की बात करें तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, तो लगातार 15वीं बार वो पहले स्थान पर है। स्वीडन दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है। भारत की और भी विशेषताएं बताई गई हैं इस इंडेक्स में। तो ICT सेवाओं का निर्यात करने में विश्व में पहला स्थान है भारत का। वेंचर कैपिटल डील्स और लेट स्टेज निवेश में चौथा स्थान है भारत का। यूनिकॉर्न वैल्यूएशन में भारत का 11वां स्थान है और अमूर्त संपत्ति में भारत का 8वां स्थान है। रचनात्मक सेवाओं का निर्यात करने में भारत का 13वां स्थान और भारत के 4 क्लस्टर्स टॉप 100 में भी शामिल किए गए हैं। तो बेंगलुरु को 21वां स्थान, दिल्ली को 26वां स्थान, मुंबई को 46वां और चेन्नई को 84वां स्थान हासिल हुआ है। यहाँ पर एक इंडेक्स की बात हुई है, तो चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट इंडेक्स डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में जारी किए गए हैं। जैसे मानव विकास रिपोर्ट 2025 को UNDP ने हाल ही में लॉन्च किया था। इसमें 193 देश शामिल थे। आइसलैंड पहले और भारत 130वें स्थान पर रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 को जारी किया गया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, जो कि फ्रांस का एक संस्थान है। इसमें 180 देश शामिल थे। नॉर्वे टॉप पर था, भारत को 151वां स्थान हासिल हुआ है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में 170 देश शामिल थे, भारत को 36वां स्थान हासिल हुआ है। अगर हम बात करें वैश्विक शांति सूचकांक 2025 की, तो इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP के द्वारा जारी किया गया था। 163 देश इसमें शामिल थे। आइसलैंड टॉप पर और भारत को 115वां स्थान हासिल हुआ है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 अभी हाल ही में जारी किया गया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। 180 देश इसमें शामिल थे। डेनमार्क टॉप पर और भारत को 96वां स्थान हासिल हुआ है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 को globalfirepower.com के द्वारा जारी किया गया था। 145 देश इसमें शामिल थे। अमेरिका टॉप पर, भारत को चौथा स्थान हासिल हुआ है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स को हैनले एंड पार्टनर्स नामक संस्था ने जारी किया था। 195 देश इसमें शामिल थे। सिंगापुर टॉप पर, भारत को 77वें स्थान हासिल हुआ है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ है। आंसर हो जाएगा रक्षा समझौता या डिफेंस एग्रीमेंट। तो दोस्तों, इस एग्रीमेंट का असर भारत पर भी होने जा रहा है। अभी हम जानेंगे कि किस प्रकार का समझौता हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में। तो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, इन्होंने अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता किया है। अब इस समझौते में है क्या कि इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी एक देश पर कोई हमला करता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी कि अगर कोई पाकिस्तान पर हमला करता है तो वो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, अगर कोई सऊदी अरब पर हमला करता है तो वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। इस प्रकार का समझौता हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। दोस्तों, इसका उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना, आतंकवाद से मिलकर लड़ना
और सैन्य प्रशिक्षण और खुफिया जानकारी साझा करना। दोस्तों, अब इस समझौते का भारत पर क्या असर होने जा रहा है, क्योंकि भारत और सऊदी अरब के तो रिश्ते ठीक हैं, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ये समझौता किया है। इससे हो सकता है कि आने वाले समय में भारत और सऊदी अरब के रिश्तों पर भी कुछ इसका असर देखने को मिले। अब होगा क्या कि क्षेत्रीय संतुलन बिठाने के लिए भारत को देखना पड़ेगा कि वो सऊदी अरब के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है या सऊदी अरब भारत के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है। सऊदी अरब की बात करें तो इसकी कैपिटल रियाद है और यहाँ के राजा हैं सलमान और क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान। करेंसी की बात करें तो सऊदी रियाल यहाँ की करेंसी है। पड़ोसी देशों में आते हैं जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और यमन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किस विषय पर एक माइक्रो साइट लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा नोटों की जानकारी के लिए, यानी कि जो इंडियन करेंसी है उसकी जानकारी के लिए आरबीआई के द्वारा एक माइक्रो साइट लॉन्च की है, जिसका नाम है indiancurrency.rbi.org.in। तो इस माइक्रो साइट को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जनता को भारतीय बैंक नोटों की डिजाइन, सुरक्षा, विशेषताओं और विनिमय प्रक्रिया की जानकारी सरल भाषा में प्राप्त हो सके। यानी नोटों से संबंधित जो जानकारी है वो सरल भाषा में उपलब्ध कराने के लिए ये माइक्रो साइट लॉन्च की गई है। तो इसमें 10 रुपए के नोट से लेकर 2000 तक के नोटों की जानकारी प्रदान की गई है। इसमें नोट का 360 डिग्री व्यू भी उपलब्ध है, जिससे असली और नकली की पहचान भी हो सकती है। यानी कि उसमें हम फर्क समझ सकते हैं कि कौन सा असली नोट होगा, कौन सा नकली नोट होगा। बात करें अगर हम आरबीआई की, तो इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। संजय मल्होत्रा वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं और बाद में जाकर के वो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो ये फैक्ट भी आप नोट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सीमा सामी बहूस किस संस्था की कार्यकारी निदेशक बनी है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन वोमेन। तो यूएन वोमेन की कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? डॉक्टर सीमा सामी बहूस। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने जॉर्डन की वरिष्ठ राजनयिक डॉक्टर सीमा सामी बहूस को दूसरी बार यूएन वोमेन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। यानी कि जो सीमा सामी बहूस हैं उनका संबंध किस देश से है? जॉर्डन देश से है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर बात हुई है यूनाइटेड नेशन वुमेन की। तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। यह महिलाओं के अधिकार, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है। डॉक्टर सीमा सामी बहूस की बात करें तो वो जॉर्डन की एक राजनयिक और नीति विशेषज्ञ हैं। 2021 में वो यूएन वुमेन की प्रमुख बनी थी। देखिए, कुछ प्रमुख संगठनों के अध्यक्ष प्रमुख डिस्कस करते हैं। तो विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन हैं? अजय बंगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीएव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। यूनेस्को के महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले जो कि फ्रांस के हैं। और खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक हैं क्यू डोंग्यू जो कि चाइना के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक हैं गिलबर्ट होंगबो। यूनिसेफ के प्रमुख हैं कैथरीन रसेल जो कि अमेरिका के हैं। और WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम। ठीक है, तो ये अध्यक्ष और प्रमुख आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन और डेलिमिटेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है रवि के मिश्रा ने। किसने लिखा है दोस्तों? रवि के मिश्रा ने। तो वरिष्ठ पत्रकार, जनसंख्या अध्ययन विशेषज्ञ रवि के मिश्रा के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन और डेलिमिटेशन। ठीक है, इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में
किया गया है। यह पुस्तक भारत की जनसंख्या के बदलते स्वरूप, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन की प्रक्रिया को समझाता है। चलिए दोस्तों, कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक डिस्कस करते हैं। जैसे वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक को लिखा है DY चंद्रचूड़ जी ने। द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी को लिखा है R कौशिक ने। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज को लिखा है रघुवेंद्र तनवर ने। द अनयील्डिंग जज को लिखा है AN ग्रोवर ने। माई विलवेड लाइफ को लिखा है अमिताभ कुमार ने। और स्पीकिंग विद द नेचर को लिखा है रामचंद्र गुहा ने। फ्रेंड इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को लिखा है श्री राम चौलिया ने। 9 यार्ड सारीज को लिखा है प्रशांति राम ने। विटनेस को लिखा है साक्षी मलिक ने। इस पुस्तक को आप ज़रूर याद रखिएगा। तो भारत की प्रसिद्ध रेसलर रही हैं साक्षी मलिक, तो उनके द्वारा विटनेस नामक पुस्तक को लिखा गया है। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड को लिखा है MK रंजीत सिंह ने। तो ये सारी पुस्तकें और उनके लेखक आप नोट जरूर करें। कल भी हमने आपको पुस्तकें और लेखक बताए थे, तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें, वहाँ भी आपको पुस्तकें और लेखक मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू किया गया है NECA पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को दिया जाएगा? आंसर हो जाएगा एनर्जी एफिशिएंसी, यानी ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों को NECA पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार कौन प्रदान करेगा? ऊर्जा मंत्रालय। तो भारत सरकार का ऊर्जा मंत्रालय ये पुरस्कार प्रदान करेगा। तो यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जो ऊर्जा दक्षता, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और जन जागरूकता को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो यह पहली बार सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों को भी प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोटक 811 ऐप वैश्विक बैंकिंग ऐप डाउनलोड सूची में कौन से स्थान पर पहुंचा है? आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर। तो जो कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 ऐप है, ये वैश्विक स्तर पर बैंकिंग ऐप डाउनलोड सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यानी कि जो बैंकिंग क्षेत्र के ऐप हैं उसको डाउनलोड करने की सूची में तीसरे स्थान पर कौन है? कोटक 811 ऐप। दोस्तों, यह जो ऐप है यह कोटक महिंद्रा बैंक का डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको UPI की सुविधा, बिल भुगतान, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी और वैश्विक स्तर पर बैंकिंग ऐप डाउनलोड की सूची में पहले स्थान पर ब्राज़ील का नो बैंक है और दूसरे स्थान पर UK का रिवोल्ट है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो 2003 में कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड को RBI ने बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया था। मुख्यालय इसका मुंबई में है। इसके संस्थापक हैं उदय कोटक। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू की गई है। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो भूतापीय ऊर्जा है उससे बिजली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। तो दोस्तों, इस नीति के तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा अधिक है। यानी कि यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में इस नीति को ज़्यादा कारगर तरीके से लागू किया जाएगा। भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो यह पृथ्वी के अंदर की गर्मी से उत्पन्न हुई ऊर्जा होती है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है, हीटिंग में किया जाता है, औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। यानी कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी के अंदर की जो हीट है, गर्मी है, उसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है, हीटिंग करने में और औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप भारत का भूतापीय मानचित्र देख पा रहे हैं, जिसमें लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पर आप सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी जो क्षेत्र देख पा रहे हैं ये हैं भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र, यानी यहाँ पर ज़्यादा भूतापीय ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है केसॉर्न
वॉलकॉट ने। किसने जीता है दोस्तों? के सॉर्न वॉलकॉट ने। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है ये टोक्यो जापान में किया गया है। तो इसमें जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में त्रिनिदाद एंड टोबैगो के केसॉर्न वॉलकॉट ने 88.16 मीटर का वेस्ट थ्रो करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। और ग्रेनाडा के जो एंडरसन पीटर्स हैं उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और अमेरिका के जो कार्टिस थॉम्पसन हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा 8वें स्थान पर रहे हैं। लेकिन भारत के लिए एक अच्छी खबर ये रही है कि भारत के एक और जो जेवलिन थ्रोवर हैं सचिन यादव, उन्होंने अपने करियर का बेस्ट थ्रो किया है 86.27 का। और इस प्रकार से उन्होंने इस प्रतियोगिता में चौथा स्थान हासिल किया है। वो भी मेडल जीत सकते थे लेकिन कुछ अंतर से वो पीछे रह गए थे। अगला क्वेश्चन है, सैमुअल उमटीटी ने किस खेल से संन्यास लिया है? आंसर हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है, तो फुटबॉल से अभी हाल ही में सैमुअल उमटीटी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? वो फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी थे। तो उन्होंने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। 2018 का जो फ्रांस ने फीफा विश्व कप जीता था उसको जिताने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इनको काफ़ी समय से चोट और फिटनेस की प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण उन्होंने अब संन्यास ले लिया है। कुछ हाल ही में खिलाड़ियों के द्वारा संन्यास लिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे आंद्रे रसेल ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये वेस्ट इंडीज़ के थे। ललित उपाध्याय ने हॉकी से संन्यास लिया है, ये भारत के थे। निकोलस पूरन ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये वेस्ट इंडीज़ के थे। हेनरिक क्लासेन ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये साउथ अफ्रीका के थे। पेपे रीना ने फुटबॉल से संन्यास लिया है, ये स्पेन के थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। वंदना कटारिया ने हॉकी से संन्यास लिया है, ये भारत की थी। वी सुमित रेड्डी ने बैडमिंटन से संन्यास लिया है, ये भारत के थे। मुश्फिकुर रहीम ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, वनडे क्रिकेट से, ये बांग्लादेश के थे। शरद कमल ने टेबल टेनिस से संन्यास लिया है, ये भारत के थे। स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है। सिमोना हालेप ने टेनिस से संन्यास लिया है, ये रोमानिया की थी। चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये भारत के थे। मिचेल स्टार्क ने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। तो ये हाल ही में संन्यास लेने वाले खिलाड़ी हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इसको आप प्राप्त कर लें। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहीं पर मिलेगी। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करंट अफेयर्स की PDF, ये सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो जो प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन है यहाँ पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वाई नाउ वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको कूपन कोड यूज़ करना है विजेता 500, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। ये कोर्स 3 साल की वैलिडिटी के साथ है। और दोस्तों अगर आपको इस कोर्स को लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। MP पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन आया है जिसमें 7500 भर्ती है, तो उसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर जा करके। और आपको बता दें कि GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी ऐप पर उपलब्ध है। कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? सेंट्रल जोन। फ्रीडम एज अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान। शारदा हॉफमैन किस कला रूप की नृत्यांगना थी जिनका निधन हुआ है? भरतनाट्यम। दापन टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक को किसने लिखा है? इप्सिता चक्रवर्ती ने। महिला सेक्शन में फिडे ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब किसने जीता है? वैशाली रमेश बाबू। और भारत किस स्थान के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है? डिएगो गार्सिया। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के द्वारा होली मेडल किसे दिया गया है? बाबा कल्याणी। हथेई मिर्च महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर। पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक M परम शिवम का कार्यकाल किस वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 2027।
और भारत के आनंद कुमार वेल कुमार ने 2025 स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत और विश्व के उपनाम डिस्कस करेंगे। जैसे भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बोला जाता है, मोतियों का शहर हैदराबाद, एशिया का डेट्राइट चेन्नई को, भारत का चाय शहर डिब्रूगढ़, ऑरेंज सिटी नागपुर, भारत का गार्डन शहर बेंगलुरु और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बतूर, पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है जापान, 7 पहाड़ियों का शहर रोम इटली, उगते सूरज की भूमि जापान, थंडर ड्रैगन की भूमि भूटान और ओरिएंट का मोती हांगकांग चाइना को बोला जाता है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर क्रिकेट बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, सऊदी अरब की करेंसी क्या है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और स्टडी करके ऐप को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की बुक यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और दोस्तों 2025 की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज मिलेगा आपको 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ये सभी जीके जीएस की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। 1000 स्टैटिक जीके और 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिलेगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे।